नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इंडियन एकेडमी गंगानगर के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपका स्वागत है। अपना टॉपिक चल रहा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर अपने पढ़ चुके थे साके। पहला साका 1303 का अपने कंप्लीट कर चुके थे। आज बात करेंगे चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका 1534 का और चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका। उसके बाद में जो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, कौन कौन से प्रसिद्ध मंदिर है, उसके बारे में भी अपने बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका। 1534 के समय चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हुआ था 1534 के समय। इस समय गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया था। तो आक्रमणकारी कौन हो जाएगा? गुजरात का बहादुर शाह। गुजरात का बहादुर शाह आक्रमण करता है और इसका सामना करेगी रानी कर्मावती, जिसे कर्मावती या कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। कर्मावती यहाँ की शासिका थी प्रमुख, और जो उदय सिंह हैं, उदय सिंह और विक्रमादित्य, उदय सिंह प्लस विक्रमादित्य को माना जाता है कि ननिहाल बूंदी के अंदर भेज दिया जाता है। और इस यहाँ पर जो प्रमुख महिला शासक थी वो थी रानी कर्मावती या कर्णावती। तो अगर आपसे पूछा जाए चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका कब हुआ? 1534 के अंदर। आक्रमणकारी कौन है? गुजरात का बहादुर शाह है। उसके बाद में देखिएगा रानी जो कर्मावती है, कर्णावती है, ये रानी कर्मावती राखी भेजेगी किसको? हुमायूं को। हुमायूं को राखी भेजेगी, लेकिन कहते हैं हुमायूं एक बार तो आ जाएगा, लेकिन बहादुर शाह दूसरी बार फिर आक्रमण कर देगा। इस समय बहादुर शाह जिहाद का नारा देगा, धर्म का नारा देगा, हुमायूं नहीं आएगा और चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका हो जाएगा। तो इस समय यहाँ के बाघ सिंह थे। वैसे बाघ सिंह देवलिया प्रतापगढ़ के रहने वाले थे। बाघ सिंह है, ये सेनापति थे। देवलिया कस्बा पड़ता है प्रतापगढ़ के समय। तो यहाँ पर बहादुर शाह का सामना किया था, यानी कि चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में केसरिया कौन करेगा? बाघ सिंह। और बाघ सिंह का संबंध है देवलिया कस्बा प्रतापगढ़ से। दो बातें यहाँ पर बन जाती है कि चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके में केसरिया तो बाघ सिंह, और जोर कौन करेगी? रानी कर्मावती। साका कब हुआ? 1534 में। आक्रमणकारी कौन हो जाएगा? बहादुर शाह। कर्मावती राखी किसको भेजेगी? हुमायूं को। यहाँ से रक्षाबंधन उसकी शुरुआत हो जाती है। भाई बहनों का त्योहार है रक्षाबंधन, और रक्षाबंधन मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका है। अब चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका रहता है, इसके बारे में अपने बात करते हैं। 1567-68 1567-68 के समय यहाँ के शासक थे उदय सिंह। उदय सिंह के समय यहाँ पर आक्रमण करेगा अकबर। तो चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में आक्रमणकारी कौन हो जाएगा? अकबर। शासक कौन होगा? उदय सिंह। कई इतिहासकार तो कहते हैं, अलग अलग मत है, उदय सिंह बीमार हो गए थे, उदय सिंह यहाँ से भाग गए थे। अलग अलग बात है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अपने को इतना ही ध्यान में रखना है कि चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके में यहाँ पर अकबर का सामना कौन करेंगे? तो अकबर का सामना करेंगे दो बहादुर सेनापति, जिनका नाम था जयमल और फत्ता। फत्ता सिसोदिया। जयमल और फत्ता सामना करेंगे अकबर का। उसके बाद में चित्तौड़गढ़ का तीसरा साका है वो हो जाएगा। यहाँ पर जो जोर करेगी वो करेगी रानी फूल कंवर, यानी कि जोर किसके नेतृत्व में होगा? फूल कंवर के नेतृत्व में। केसरिया कौन करेगा? जयमल और फत्ता। कहते हैं अकबर बहुत ही मुश्किल से जीत पाया था, और इनकी जो वीरता है उससे प्रसन्न हुआ, और वीरता से प्रसन्न होकर इनकी हाथी पर सवार मूर्तियां, यानी कि जिसको बोलते हैं गजारूढ़ मूर्तियां, गजारूढ़ मूर्तियां लगवाएगा आगरा के किले के आगे। आगरा के किले के आगे लगवाएगा, और इस आगरा के किले के आगे जो मूर्तियां लगी होंगी उसको तुड़वा कौन देगा? औरंगजेब, क्योंकि औरंगजेब है वो कट्टर हिंदू विरोधी था। तो ये सारी की सारी बातें चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के बारे में। दो साके अपनों ने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका 1534 में
आक्रमणकारी कौन हो जाएगा? बहादुर शाह। यहाँ की शासिका थी कर्मावती, कर्मावती राखी भेजेगी हुमायूं को, हुमायूं नहीं आएगा। और इस समय केसरिया कौन कर लेगा? बाघ सिंह देवलिया प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, जोर करेगी रानी कर्मावती। जो तीसरा शाखा होगा चित्तौड़गढ़ का 1567-68, इस समय यहाँ के शासक थे उदय सिंह हैं, लेकिन आक्रमण करेगा अकबर। अकबर का सामना करेंगे जयमल और फत्ता। जयमल और फत्ता के नेतृत्व में यहाँ पर केसरिया हो जाएगा, जोर करेगी रानी फूल कंवर। और इन दोनों की वीरता से प्रसन्न होकर अकबर मूर्तियां लगवाएगा। जयमल और फत्ता की गजारूढ़ मूर्तियां किस किले के आगे? आगरा के किले के आगे। इसको तुड़वा कौन देगा? औरंगजेब। वैसे वर्तमान में इन दोनों की मूर्तियां बीकानेर के किले के आगे लगी हुई है। बीकानेर का जो जूनागढ़, जिसे राती घाटी का किला या जमीन का जेवर कहते हैं, उस किले के आगे इनकी गजारूढ़ मूर्तियां स्थित है जयमल और फत्ता की। एक बात यहां पर और बसती है, जयमल के भतीजे थे जिनका नाम था कल्ला राठौड़। कल्ला जी के नाम से प्रसिद्ध है। कल्ला जी ने क्या किया था? कल्ला जी ने जयमल को कंधों पर बिठा लिया। तो कहते हैं 2 हाथों से तलवारें चली थी जयमल के और 2 हाथों में तलवारें थी कल्ला जी के। कुल तलवारें कितनी हो गई? 4 हाथों से तलवारें चली थी, इसलिए कल्ला जी राठौड़ को कहा जाता है 4 हाथों वाले देवता। तो 4 हाथों वाले देवता कौन हो जाएंगे? कल्ला राठौड़। और कल्ला राठौड़ का संबंध भी चित्तौड़गढ़ के किस साके से है? चित्तौड़गढ़ के तीसरे साके से, यानी कि कल्ला राठौड़ भी तीसरे साके में वीरगति को प्राप्त हो गए थे। कल्ला राठौड़ है। कल्ला राठौड़ को के अरकमदस बाल ब्रह्मचारी सन्यासी योगी के नाम से जानते हैं। और कल्ला राठौड़ है। कल्ला राठौड़ की छतरी भी किस दुर्ग में हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। यहां पर मेला लगता है कल्ला राठौड़ के छतरी के ऊपर। और मेला कब लगेगा? दशहरे से 1 दिन पहले, यानी कि तारीख बन जाएगी आश्विन शुक्ल नवमी को, जिसको अपने बोलते हैं आसोज का महीना। आश्विन शुक्ल नवमी को यहाँ पर मेला लगेगा। 4 हाथों वाले देवता के नाम से प्रसिद्ध है कल्ला राठौड़। और कल्ला राठौड़ ने किसका साथ दिया था? जयमल का। तो ये सारी की सारी बातें चित्तौड़गढ़ के 3 साके यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अपने बात करेंगे विजय स्तंभ के बारे में, जो कीर्ति स्तंभ है उसके बारे में, कीर्ति प्रशस्ति के बारे में। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। अब देखिएगा, बात करेंगे विजय स्तंभ के बारे में। पहला अपना टॉपिक रहेगा विजय स्तंभ। नाम से ही पता लग जाएगा विजय स्तंभ का मतलब क्या होता है। विजय की, जीत की खुशी के उपलक्ष्य में जो मीनार, जो स्तंभ बनाया जाएगा उसका नाम हो जाएगा विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ किस जीत के उपलक्ष्य में, किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था? सारंगपुर का युद्ध लड़ा गया था। और ये जो सारंगपुर का युद्ध है ये 1437 के अंदर लड़ा गया था। और 1437 के अंदर किसके सामने लड़ा गया था? महमूद खिलजी। महमूद खिलजी को कौन हराएगा? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा है वो महमूद खिलजी को हरा देंगे। और इस विजय को बोला गया था मालवा विजय। तो मालवा विजय बोल दीजिए, या फिर बोल दीजिए सारंगपुर का युद्ध, या फिर बोल दीजिए महमूद खिलजी को हराने के बाद। यानी कि महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया था? सारंगपुर युद्ध जीतने के बाद, महमूद खिलजी को हराने के बाद, या फिर कह दीजिए मालवा विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया जाएगा 1437 के बाद में। वैसे 1440 से 1448 के मध्य इसको माना जाता है इसका निर्माण। अब देखिएगा विशेषता क्या है। 9 मंजिला इमारत है। 9 मंजिला इमारत है। और 9 मंजिला इमारत के अंदर कुल जो सीढ़ियों की संख्या है वो है 157। यानी कि सीढ़ियां कितनी हो जाएगी? 157। ऊंचाई है वो हो जाएगी 122 फीट। यानी कि ऊंचाई हो जाएगी 122 फीट।
अब देखिएगा बहुत सारी फेमस बातें हैं विजय स्तंभ के बारे में। ये तो कॉमन सी बात हमने कर चुके हैं कि निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था 1437 में सारंगपुर युद्ध के बाद। विशेषता है 9 मंजिला इमारत है, 157 सीढ़ियां हैं और 122 फीट इसकी ऊंचाई है। अब देखिएगा इसके नाम है, इसको क्या कहा जाता है विजय स्तंभ को? बहुत सारी मूर्तियां होने के कारण इसको कहा जाता है भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। तो भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश भी किसे कहा जाएगा? विजय स्तंभ को। हिंदू देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां होने के कारण इसको कहा जाता है हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। तो हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर भी किसे कहा जाएगा? विजय स्तंभ को। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर। तीसरी फेमस बात है ये विष्णु को समर्पित इमारत है, इसलिए इसको कहा जाता है विष्णु ध्वज गढ़। विष्णु ध्वज गढ़ किसका नाम हो जाएगा? विजय स्तंभ का। तो 3 नाम आपको ध्यान में रखने हैं, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश, हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर और विष्णु ध्वजगढ़। आपसे पूछा जाए किसको समर्पित है तो किसको समर्पित हो जाएगी? विष्णु को समर्पित इमारत है। अब देखिएगा इस विजय स्तंभ के बारे में 2 प्रतीक चिन्ह बनते हैं, यानी कि ये जो 9 मंजिला इमारत है ये विजय स्तंभ का टैग है, ये किसके ऊपर लगा होता है? तो ये जो विजय स्तंभ है ये एक तो प्रतीक चिन्ह है, अपने बात करेंगे राजस्थान पुलिस का। राजस्थान पुलिस और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर, इन दोनों का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, यानी कि लोगो क्या हो जाएगा? विजय स्तंभ। तो ये सारी की सारी बातें हैं विजय स्तंभ के बारे में। एक फेमस बात और रहती है 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ के ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट है वो जारी किया गया था। राजस्थान में सबसे पहला डाक टिकट 1 रुपए का विजय स्तंभ के ऊपर जारी किया गया था। लेकिन अगर बात आए लोक देवताओं में डाक टिकट कब जारी किया गया तो 1992 के अंदर जो देवनारायण जी है लोक देवता, जिसे औषधियों वाले देवता कहा जाता है, देवनारायण जी की फड़ के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था 1992 के अंदर। लेकिन स्तंभ की बात आए तो विजय स्तंभ के ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट जारी कब किया गया था? 15 अगस्त 1949 को। तो ये सारी बातें हैं विजय स्तंभ के बारे में। अब बात करेंगे इसके शिल्पी। अंतिम बात है शिल्पी कौन थे? शिल्पी का मतलब होता है डिजाइन देने वाला, शिल्पी यानी कि कारीगर। 4 नाम चलते हैं, जेता, पुंजा, नापा और पोम्मा। 4 शिल्पी हो जाएंगे, जेता, पुंजा, नापा, पोम्मा। अपने को ध्यान में रखने हैं जिन्होंने डिजाइन बनाया था विजय स्तंभ का। वैसे जेता है, जेता कुप्पा एक सेनापति के नाम भी थे मालदेव के, लेकिन वो जेता अलग थे। एक राणा पुंजा सुना होगा आपने, मेवाड़ सेना में महाराणा प्रताप का जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसमें भील सेना का नेतृत्व किया था राणा पुंजा ने, तो वो एक अलग बात है। लेकिन एक जैसे नाम है आपको ध्यान में रखने हैं, जेता, पुंजा, नापा और पोम्मा। ये कौन हो जाएंगे? कई बार एग्जाम में से ही पूछा जाता है जेता, पुंजा, नापा का संबंध है कौन थे? एक शिल्पी थे, यानी कि, और उसके बाद में ये बात भी बन जाती है एक सेनापति थे। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, आपको अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। 4 शिल्पी है, जेता, पुंजा, नापा और पोम्मा। तो ये था विजय स्तंभ के बारे में। अब अपने बात करेंगे कीर्ति स्तंभ के बारे में। देखिएगा एक जैसी बातें हैं इसलिए अपने साथ में ही पढ़ेंगे। विजय स्तंभ के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूं, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा। विजय स्तंभ तो 9 मंजिला इमारत है जिसका निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने। कीर्ति स्तंभ है ये 7 मंजिला इमारत है, और ये जो 7 मंजिला इमारत है इसकी ऊंचाई कितनी है? 75 फीट, और इसका निर्माता होगा जैन जिजाक। जैन जिजाक, या जिसको अपने एक बघेरवाल व्यापारी कहते हैं, इसने इसका निर्माण करवाया था। बस ये 2-3 बातें हैं।
अंतिम बात यह है कि ये आदिनाथ को समर्पित है। जैनियों के पहले तीर्थंकर थे, पहले भगवान थे, जिसको अपने ऋषभ देव के नाम से भी जानते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है जैन कीर्ति स्तंभ। कीर्ति स्तंभ बोल दीजिए या फिर बोल दीजिए जैन कीर्ति स्तंभ। तो इसके बारे में ये 3 इफेक्ट है। 7 मंजिला इमारत है, 75 फुट ऊंचाई है, और किसको समर्पित है? जैनियों के पहले भगवान आदिनाथ को। तो ये तो हो जाता है विजय स्तंभ, ये हो जाता है कीर्ति स्तंभ, दोनों स्तंभ है। अब आएगी प्रशस्ति, यानी कि इतिहास लिखा हुआ है। ये जो विजय स्तंभ है इसके ऊपर इतिहास लिखा गया है, इसको कहा जाता है कीर्ति प्रशस्ति। कीर्ति प्रशस्ति के रचयिता थे अत्रि भट्ट, और इसको पूरा किया था उसके पुत्र महेश भट्ट ने। इसलिए इसको कहा जाता है, इसका रचयिता अत्रि भट्ट और उसके पुत्र महेश भट्ट। बस इतनी ही बातें हैं प्रशस्ति और स्तंभ के बारे में। अब देखिएगा, अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, पता नहीं कीर्ति स्तंभ है या कीर्ति प्रशस्ति है। ऐसा कुछ नहीं है, आसान सी बातें हैं। 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। जो स्तंभ होगा वो तो नाम से पता लग ही जाएगा। विजय स्तंभ है, उसका निर्माण महाराणा कुंभा करवाएगा। कीर्ति स्तंभ है, उसका निर्माण करवाएगा जैन जिजाग। और ये प्रशस्ति है, इसको लिखेगा अत्रि भट्ट और उसका पुत्र महेश भट्ट। तो आसान सी बातें हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे अपने बात करें, कुछ प्रसिद्ध मंदिर है और कुछ इसके बारे में जो बोले गए कथन या जो छतरी वगैरह है उसके बारे में देखिएगा। अब प्रसिद्ध मंदिर है, सबसे पहला मंदिर है कालिका माता का मंदिर। कालिका माता मंदिर के बारे में विशेषता यह है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर, राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर कौन सा हो जाएगा? कालिका माता का मंदिर। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कई बार पुस्तकों के अंदर यह भी लिखा हुआ मिलता है कि राजस्थान का सबसे प्राचीन जो सूर्य मंदिर है वो 7 सहेलियों का मंदिर या पद्मनाभ मंदिर को माना गया है, जो झालावाड़ के अंदर स्थित है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऐसा मंदिर है एकमात्र जो सूर्य मंदिर के साथ साथ जैन मंदिर भी है, क्योंकि वहां पर ईरानी शैली वाले सूर्य देव है और उसके साथ पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। लेकिन सबसे प्राचीन मंदिर यही होगा, कालिका माता का मंदिर, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर माना जाता है। दूसरा मंदिर है कुकड़ेश्वर मंदिर। इसका निर्माण है वो करवाया था कुंभा। तो कुंभा द्वारा निर्मित मंदिर हो जाएगा कुकड़ेश्वर मंदिर। उसके बाद में है सतबीस देवरी। सतबीस देवरी का मतलब क्या हो जाएगा? इसका निर्माण भी कौन करवाएगा? कुंभा। 7+20 मंदिरों का समूह है, इसको कहा जाता है सतबीस देवरी। उसके बाद में एक मंदिर है तुलजा भवानी। ये जो तुलजा भवानी है ये छत्रपति शिवाजी की इष्ट देवी मानी जाती है। छत्रपति शिवाजी की इष्ट देवी कौन हो जाएगी? तुलजा भवानी। अब एक मंदिर है कुंभ श्याम मंदिर, कृष्ण को समर्पित मंदिर। एक मंदिर बच जाता है मीरा मंदिर। देखिएगा, मीरा मंदिर के बारे में थोड़ी सी अपने बात कर लेते हैं। मीरा के बारे में आप जानते होंगे, राजस्थान की राधा कहा जाता है। मीरा के पति थे भोजराज, जो राणा सांगा के पुत्र थे। भोजराज की मृत्यु के बाद मीरा ने अपना पति मान लिया, भगवान कृष्ण को उपासना करने लग गई। और अंतिम छोर पर जो गुजरात का द्वारिकाधीश रणछोड़दास जी का मंदिर है, उसमें कृष्ण भगवान की मूर्ति में विलीन हो जाती है, समा जाती है। तो मीरा को कहा गया है राजस्थान की राधा। मीरा का जन्म है वो कुर्की ग्राम नागौर के अंदर हुआ था 1498 के अंदर। राजस्थान में मीरा के 3 जगह मंदिर देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही थोड़ी सी बात कर लेते हैं मीरा के बारे में। मीरा के राजस्थान में 3 मंदिर है। एक अपने यहाँ पर पढ़ चुके हैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। 2 मंदिर और पढ़ेंगे। एक है मेड़ता के अंदर, मेड़ता कहाँ पर है? नागौर के अंदर। एक है
जगत शिरोमणि मंदिर आमेर। आमेर आप जानते हैं जयपुर के अंदर है। राजस्थान में 3 मंदिर देखने को मिलते हैं मीरा के, लेकिन अगर तीनों ऑप्शन में आ जाए और आपसे पूछा जाए मीरा का मंदिर स्थित है तो आपका आंसर क्या होगा, जिसमें मेड़ता, आमेर और चित्तौड़गढ़ तीनों दिए हुए हो, तो आपका आंसर होगा मेड़ता। यानी कि मीरा का जो मुख्य मंदिर है वो मेड़ता में है। इनके दादा राव दूदा ने बनवाया था। मीरा का प्राचीन या जो मुख्य मंदिर है वो मेड़ता नागौर का ही माना जाता है। आमेर है, आमेर जयपुर में जो मंदिर है उसको कहा जाता है जगत शिरोमणि मंदिर, क्योंकि मान सिंह की पत्नी कनकावती के कहने पर मान सिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में मंदिर का निर्माण करवाया था। और विशेषता यही है कि कृष्ण भगवान की वही मूर्ति है इस मंदिर में जिसकी उपासना मीरा अपने पति के रूप में किया करती थी। तो ये मूर्ति कहाँ पर है, आमेर है। ये चित्तौड़गढ़ से लेकर आए थे मान सिंह और इस मंदिर के अंदर स्थापित कर दी। तो मीरा का एक मंदिर चित्तौड़गढ़ में भी है, मेड़ता में भी है और आमेर जयपुर में भी है। अब देखिएगा प्रसिद्ध छतरियां, एक है कल्ला राठौड़ की छतरी, कल्ला जी की छतरी। कल्ला के बाद में एक छतरी है रैदास जी की। कल्ला राठौड़ और रैदास जी की 2 छतरियां हैं। कल्ला राठौड़ के बारे में अपने पढ़ चुके हैं, चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे से संबंधित है, 4 हाथों वाले देवता कहा जाता है। मीरा के अंतिम गुरु थे रैदास जी। वैसे मीरा के 3 गुरु हुए हैं। पहले जो गुरु थे उनका नाम था राज पुरोहित चंपा जी। आध्यात्मिक जो शिक्षा दी थी वो थे गजाधर पंडित। और विवाह के बाद यानी कि पति की मृत्यु के बाद जो अंतिम गुरु बने थे वो थे रैदास जी। तो रैदास जी की जो छतरी है वो मीरा मंदिर के बिल्कुल सामने बनी हुई है। और रैदास जी है वो चमार जाति से थे। इनकी वाणी को कहा गया है पर्ची। तो अपने को 2 छतरियां ध्यान में रखनी है, 2 छतरियां ध्यान में रखनी है। एक है कल्ला जी की छतरी और एक है रैदास जी की छतरी। 2 प्रसिद्ध छतरियां हैं। उसके बाद में प्रसिद्ध महल के बारे में अपने बात करते हैं। देखिएगा प्रसिद्ध महल, महल की बात की जाए तो रतन सिंह का महल, पद्मिनी महल, नाम से ही पता लग जाएगा आपको क्योंकि चित्तौड़गढ़ के शाक्य से संबंधित है। गोरा बादल महल, श्रृंगार चंवरी, फतेह प्रकाश महल, तो ये सारे के सारे मंदिर चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। ध्यान रखनी है अपने को। इस दुर्ग के अंदर एक नौलखा भंडार स्थित है। नौलखा भंडार, नौलखा भंडार के बारे में भी बहुत सारे फैक्ट है। नौलखा भंडार है वो तो है चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगर आपसे पूछा जाए नौलखा दरवाजा किसका है तो नौलखा दरवाजा है रणथंभौर के दुर्ग का जो सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। तो अपने को ध्यान रखना है चित्तौड़गढ़ के अंदर एक अन्य दुर्ग है जिसका नाम क्या है, नौलखा भंडार। एक है लाखोटा की बारी। एक बार एग्जाम में पूछा गया है लाखोटा की बारी किस दुर्ग में है, तो लाखोटा की बारी भी किस दुर्ग में हो जाएगी, चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद में एक जल अरट यंत्र है। जल अरट यंत्र महाभारत के समय, महाभारत के समय इसका निर्माण करवाया गया था। कहते हैं भीम ने यहां से घुटनों के बल पानी निकाला था और आज भी वो निशान वगैरह बने हुए ऐसा माना जाता है। तो अपने को ध्यान रखना है जल अरट यंत्र किस दुर्ग के अंदर स्थित है, चित्तौड़गढ़ के अंदर। इस दुर्ग की जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो है 1850 फीट, यानी कि समुद्र तल से 1850 फीट ऊंचा है। और इस दुर्ग के बारे में बड़ी ही गंभीर कहानी है, गंभीर और बड़ी कहानी है। इसलिए यह दुर्ग किस नदी के तट पर है, गंभीर से गंभीरी और बेड़त, यानी कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है ये 2 नदियों के तट पर है जिनका नाम है गंभीरी और बेड़त। गंभीरी बेड़त नदियों के संगम पर है। उसके बाद में इस दुर्ग का जो निर्माण है वो मेसा के पठार पर, मेसा के पठार पर
वहेलाकृति में करवाया गया है। मेसा के पठार पर वहेलाकृति में बना हुआ दुर्ग है। तो ये सारी बातें अपने को ध्यान में रखनी है। प्रसिद्ध कथन है इसके बारे में, गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गडैया। गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गडैया, इसका मतलब क्या होता है? गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गडैया, यानी कि कहने का मतलब है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ ही है, बाकी छोटे मोटे गढ़ है। तो ये कथन इसके बारे में बोला गया है। तो ये थी चित्तौड़गढ़ के बारे में खास बातें। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कोई अगर क्वेश्चन हो दिमाग के अंदर तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। तो धन्यवाद।